ध्वनि का उत्पादन। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो सुनने की सीमा के भीतर आवृत्तियों से बने किसी माध्यम से संचरित दाब का एक दोलन है। ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक अनुभव है जिसे हम सुनते हैं। ध्वनि एक कंपन वस्तु के साथ उत्पन्न होती है तथा वस्तुओं की गति कंपन का कारण बनती है। कंपन का अर्थ है किसी वस्तु की एक प्रकार की तीव्र आने जाने की गति। आइए कुछ उदाहरण द्वारा देखें कि ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं। मनुष्यों में वाक ध्वनि। मनुष्यों के आवाज उनके वाक तंतु में कंपन के कारण उत्पन्न होते हैं। जंतु ध्वनि। जब कोई पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। मधुमक्खियां अपने पंखों की तेज गति के कारण उड़ते समय भिनभिनाती हैं। उनके पंख हवा को कंपित करते हैं जिससे ये आवाज आती है। संगीतमय ध्वनि। संगीत वाद्य यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कुछ उपकरणों को किसी वस्तु से टकराना पड़ता है, जबकि कुछ वाद्य यंत्र जैसे वायलिन के एक या अधिक तारों को खींचने पर ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे वे कंपन करते हैं। ध्वनि का संचरण। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो सुनने की सीमा के भीतर आवृत्तियों से बने किसी माध्यम से संचरित दाब का एक दोलन है। ध्वनि उत्पन्न करने और सुनने के लिए इसमें तीन चीजें होनी चाहिए। वे हैं एक स्रोत, गुजरने के लिए एक माध्यम और एक सुनने वाला। मान लें कि स्पीकर स्रोत वक्ता की आवाज है और जिस माध्यम से इसे प्रसारित किया जाता है वह हवा है और प्राप्तकर्ता श्रोता का कान है। जब स्पीकर के भाषण से ध्वनि उत्पन्न होती है या जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने चारों ओर के माध्यम के कणों को कंपित करती है। कंपमान कण वस्तु से कान तक नहीं जाते हैं। कंपन करने वाली वस्तु के संपर्क में माध्यम का एक कण पहले अपनी संतुलन स्थिति से विस्थापित होता है। इसके बाद यह निकटवर्ती कणों पर एक बल लगाता है जो अपने विराम की स्थिति से विस्थापित हो जाता है। निकटवर्ती कण को विस्थापित करने के बाद पहला कण अपनी मूल स्थिति में वापस आता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक ध्वनि आपके कान तक नहीं पहुंच जाते। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कण स्वयं को आगे नहीं बढ़ाते बल्कि विक्षोभ को आगे बढ़ाते हैं। हवा के कण निकटवर्ती कणों से दूसरे कणों में गति कर विक्षोभ को आगे बढ़ाते हैं जिन्हें यांत्रिक तरंग कहा जाता है। संपीड़न और विरलन। संपीड़न वस्तु या संरचना के विभिन्न बिंदुओं पर संतुलित बलों का प्रयोग है। यह वह बल है जिसमें कोई शुद्ध ध्वनि नहीं है और न ही किसी दिशा में इसके आकार को कम करने के लिए निर्देशित किया जाता है। विरलन का अर्थ है घनत्व में कमी, जो एक ध्वनि तरंग है जो अपने माध्यम में आवधिक विरलीकरण का कारण बनती है। क्या आप जानते हैं ध्वनि का सबसे सामान्य माध्यम क्या है? वायु सबसे आम माध्यम है जिस माध्यम से ध्वनि यात्रा करती है। जब कोई कंपन करने वाली वस्तु आगे बढ़ती है तो वह अपने सामने के हवा को धक्का देती है और संपीड़ित करती है।
जिससे उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। इस क्षेत्र को संपीड़न सी कहा जाता है। और जब एक कंपन वस्तु के पीछे की ओर चलती है और यह कम दाब का क्षेत्र बनाती है, जिसे विरलन आर कहा जाता है। संपीड़न उच्च वायु दाब के क्षेत्र होते हैं, जबकि विरलन क्षेत्र होते हैं निम्न वायु दाब के। इस छवि को देखिए, यह एक मुड़ते हुए लोहे द्वारा बनाई गई ध्वनि तरंग को दिखाता है और खुली ट्यूब की तरह हवा में फैलता है। ये संपीड़न का क्षेत्र है और ये विरलन का क्षेत्र है। ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो सुनने की सीमा के भीतर आवृत्तियों से बने किसी माध्यम से संचरित दाब का एक दोलन है। ध्वनि वस्तु की सतह पर प्रकाश की तरह परावर्तित हो जाती है। ध्वनि किसी ठोस या द्रव्य की सतह पर भी परावर्तित होती है। ध्वनि का परावर्तन प्रकाश के परावर्तनों के समान नियमों का पालन करता है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, और आपतित तरंग, परावर्तित तरंग और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। ध्वनि तरंग बड़ी, कठोर, चिकनी, ऊर्ध्वाधर और दूर की सतहों से परावर्तित हो सकती है। उदाहरण दीवारें, भवनें और चट्टानें। प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि प्रत्यक्ष ध्वनि के कुछ समय बाद श्रोता तक पहुंचने वाली ध्वनि का परावर्तन है। कुएं के तल से उत्पन्न प्रतिध्वनि एक विशिष्ट उदाहरण है। प्रतिध्वनि ध्वनियों के परावर्तन से उत्पन्न होती है। ध्वनि की अनुभूति हमारे मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकंड तक बनी होती है। दूर की प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम 0.1 सेकंड का होना चाहिए। यदि हम किसी दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति 344 मीटर प्रति सेकंड लेते हैं, हवा में 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि को बाधा तक जाना चाहिए और 0.1 सेकंड के बाद परावर्तित होकर श्रोता के कान तक पहुंचना चाहिए। इसलिए ध्वनि के उत्पन्न बिंदु से परावर्तक सतह और पीछे तक कुल दूरी कम से कम 344 मीटर प्रति सेकंड गुणे 0.1 सेकंड बराबर 34.4 मीटर होनी चाहिए। इस प्रकार दूर की प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से बाधा की न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। हवा के तापमान के साथ यह दूरी बदल जाएगी। एक या एक से अधिक परावर्तन होने पर प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अनुरणन। मूल ध्वनि उत्पन्न होने के बाद किसी विशेष स्थान में ध्वनि की निरंतरता को अनुरणन कहते हैं। बड़ी संख्या में अनुरणन तब उत्पन्न होती है जब एक बंद जगह में ध्वनि उत्पन्न होती है। यह धीरे धीरे क्षय हो जाती है क्योंकि ध्वनि दीवार और हवा द्वारा अवशोषित हो जाती है। बार बार परावर्तन, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की यह दृढ़ता बनी रहती है, उसे अनुरणन कहते हैं। परावर्तित ध्वनि मूल ध्वनि तरंगों के बाद 0.1 सेकंड से भी कम समय में आपके कान तक पहुंचने पर एक अनुरणन मानी जाती है। जैसे एक बड़े हॉल में तैयार की गई ध्वनि दीवारों से बार बार परावर्तित होकर तब तक बनी रहेगी जब तक यह कम होकर सुनने लायक न रह जाए।
मानव कर्ण की संरचना कान वह अंग है जो ध्वनि का पता लगाता है और न केवल ध्वनि प्राप्त करता है बल्कि संतुलन और शरीर की स्थिति में भी सहायता करता है। कान श्रवण प्रणाली का हिस्सा है। कान में 3 मूल भाग होते हैं: बाहरी कान, मध्य कान तथा भीतरी कान। ध्वनि का पता लगाने और उसकी व्याख्या करने के कार्य में कान के प्रत्येक भाग की विशिष्ट भूमिका होती है। बाहरी कान को कर्ण पल्लव कहते हैं। यह आसपास से ध्वनि एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनियाँ श्रवण नलिका से गुजरती है। श्रवण नलिका के अंत में एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपट कहा जाता है। संपीड़न तथा विरलन होने पर कर्णपट अंदर और बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार कर्णपट कंपन करता है। ये कंपन मध्य कान में 3 हड्डियों अर्थात मुखदरक, निहाई और वलयक द्वारा प्रवर्धित होते हैं। मध्य कान यह कंपन भीतरी कान तक पहुंचाता है। आंतरिक कान में कर्णावर्त द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदल दिया जाता है। इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इन्हें ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है।